हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। लेके आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन सेशन। आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको जो आखिरी 6 महीने हुए हैं यानी दिसंबर 2022 से लेके मई 2023 तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो वाले करंट अफेयर्स मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे से, मैं उन्हें बता दूं कि रोज ये वाली क्लासेस आ रही हैं। करंट अफेयर्स एक क्लास में कर पाना इतना मुश्किल है, पर मैं क्या करूंगा, रोज आपको आधा पौना घंटा इतना टाइम दे करके जब तक आपका एग्जाम है। ये हमारा अभिनंदन बैच है जिसमें हम सीजीएल 2023 को टारगेट कर रहे हैं। तो 14 जुलाई से पहले पहले तक अगर आप ये वाले सेशन देखते रहते हो तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को ऐसे मर्ज करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि ये वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। और आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हर करंट अफेयर को देखेंगे, उसको टेक्निकली समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, और एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए उससे रिलेटेड तो उसका जवाब आप दे पाए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब आ गए हो तो इसको एंड तक जरूर देखना और उसके बाद एनालाइज किया करेंगे आप कि ये जो टाइम आपका रहा कितना यूजफुल रहा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ये सारे लेक्चर जितने मैंने दिए हैं वो पूरा एक कोर्स है जनरल अवेयरनेस का, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जनरल स्टडीज बाय समरेश सर की प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा। और इस बैच के बारे में भी बताऊंगा, A to Z सारी चीजें बताऊंगा। पर अब आपके सामने एक एक करके क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चन को पहले आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, आंसर नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना और समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। What is the name of the paperless airport entry facility launched by the Civil Aviation Ministry? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पेपरलेस हवाई अड्डा प्रवेश सुविधा का नाम क्या है। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक चीज लॉन्च करी है और ये बहुत ही बढ़िया चीज है। इसको नाम दिया गया है डिजी यात्रा। अब आपको यह समझना है कि इसके अंदर एग्जैक्टली होने क्या वाला है। जैसे कि आपने इसमें देख लिया कि सब कुछ पेपरलेस हो जाएगा। इतने सारे चेक पॉइंट्स होते हैं एयरपोर्ट पे, अगर आप गए हो तो आपको पता होगा कि कितने सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। आपको बोर्डिंग पास हाथ में लेके एक एक जगह घूमना पड़ता है, आपका टाइम बहुत ज्यादा जाता है। तो उसको पेपरलेस करने के लिए कदम उठाया गया है। सबको डिजिटलाइज हो रहा है, आपका डाटा भी उसी तरीके से रखा जाएगा। और ये प्रोसेस कैसे होगा, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। पहले देख लीजिए, ये आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। इनका नाम आपसे पूछ सकता है कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है अभी, तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, पर साथ साथ जो चीजें बनेंगी हम बिल्कुल समझते चलेंगे। अब मान लीजिए आपके फोन में ये ऐप होगी, आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से या अगर आपके पास आईफोन है तो वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। इस ऐप का नाम है डिजी यात्रा। ठीक है। अब डिजी यात्रा आपसे आपकी डिटेल्स मांगेगा, जैसे नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका कोई भी आईडी प्रूफ, आधार, पैन, वोटर आईडी जो भी है, ये सारी डिटेल्स वो आपसे ले लेगा और आपकी एक डिजी यात्रा आईडी बना देगा। ठीक है। फिर आप जब एयर टिकट बुक करोगे तो वो आपसे इस आईडी को मांगेंगे जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी। और फिर उसके बाद में वो जो बुकिंग वेबसाइट होगी जहां से आप बुक करोगे, वो आपकी सारी डिटेल्स जो डिजी यात्रा आईडी की फॉर्म में है वो आपकी भेज देगी जहां पे आपका डिपार्चर एयरपोर्ट होगा। ठीक है, जहां से आप फ्लाइट पकड़ेंगे। अब वहां पे जब आप ई गेट्स पे जाएंगे तो वहां पे जो आपका बोर्डिंग पास पे बारकोड होता है उसको आप स्कैन करेंगे और सामने से ये आपका फेशियल रिकॉग्निशन ले लेगा। समझे? यानी एक बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टम है जो आपका फेशियल रिकॉग्निशन करके ये सारी चीजें ऑथेंटिकेट करेगा और फिर आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर आपकी जो और फॉर्मेलिटीज है वो करोगे। तो एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है ये। आप समझे मेरी बात? ये प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको बताया है। ये है डिजी यात्रा। समझ गए? तो किस तरीके से एंट्री होगी, फेशियल रिकॉग्निशन से। समझे? और ये जो प्रोजेक्ट है इसको फेजेस में लॉन्च किया गया है। दिसंबर 2022 में इसको 3 एयरपोर्ट पे लॉन्च किया। कौन कौन से? एक तो दिल्ली एयरपोर्ट आईजीआई जो है, ठीक है, उसके अलावा वाराणसी और उसके अलावा बेंगलोर और उसके 4-5 महीने बाद मार्च के महीने में से और सिटीज में डाला गया। 4 सिटीज और है। कौन कौन सी हैं? पुणे में कर दिया इसको। ठीक है। उसके अलावा विजयवाड़ा में कर दिया है। पुणे है, विजयवाड़ा है, कलकत्ता है, कोलकाता,
और कौन सी रहेगी, हैदराबाद। ठीक है, तो इतने सारे एयरपोर्ट्स पे ये सुविधा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इसका बेहतरीन तरीके से आप एयरपोर्ट्स पे जाएंगे तो प्रचार प्रसार देखने को मिल जाएगा हर जगह पे, किस तरीके से यूज करना है, क्या करना है। तो ये है आपकी डिजी यात्रा, डिजिटल यात्रा, समझे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। जब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। बराक MX वायु रक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है। अब आपने एक मिसाइल का नाम सुना होगा बराक 8, है ना। बराक 8 मिसाइल थी वो कैसे आई थी, कौन सी दो कंट्रीज का ने मिलकर इसको बनाया था। तो एक तो इंडिया थी और दूसरी इजराइल थी। इंडिया की DRDO और इजराइल की इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री, जिसने इस सिस्टम को भी बनाया है। ठीक है, तो उसकी तरह ही है ये, कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल उन्होंने बनाई थी बराक 8। और ये जो बराक 8 है ये मैरीटाइम वॉरफेयर में बहुत काम आएगी। मैरीटाइम जो पानी के अंदर होता है ना, नेवल मैरीटाइम वॉरफेयर में आप यहां पे इमेज देख सकते हो। इस इमेज में अगर आपको दिख रहा है तो हल्का सा एक सर्कल बना हुआ है और बीच में ये एयर डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी खास बात ये है कि ये 150 किलोमीटर की रेंज कवर करेगा। कितनी, 150 किलोमीटर की। तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है। 150 किलोमीटर की रेंज, पूरा सर्कल, पूरा 360 डिग्री कवर करेगा। और इस पे अगर अटैक किया जाता है किसी भी तरीके से, लैंड, एयर, वाटर, कहीं से भी कोई सी मिसाइल आई तो उसको ब्लॉक करके तबाह करने की क्षमता ये एयर डिफेंस सिस्टम रखता है। तो ये है बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम और ये इजराइल ने करा है, इजराइल एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आपका आंसर बन जाएगा इजराइल। और इजराइल और इंडिया के साथ कौन सी मिसाइल आई थी, बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल थी। तो बराक से आप याद रख सकते हो इजराइल। इजराइल के बारे में एक चीज याद रखना, आपसे वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पूछ सकते हैं। तो वहां के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, उनका नाम है, एक सेकेंड, उनका नाम है आइजैक हेरज़ोग। आइजैक हेरज़ोग उनका नाम है। और अगर पीएम तो आपको पता ही होगा, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। हैंडराइटिंग ना समझ में आए तो मेरी बात तो समझ में आ रही है ना। अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो और इन 10 से 12 दिनों के अंदर ये जो आने वाले सेशंस हैं और मेरे जो पिछले स्टैटिक जीके के लेक्चर्स आए हैं, आप उतना पोर्शन अगर देख लेते हो तो आपके जितने वनडे एग्जाम हैं, चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, रेलवे हो, DSSB हो, FCAT हो, CDS हो, CPF हो, सब में फायदा देंगे ये वाले लेक्चर्स आपको। इस बात की पक्का गारंटी है। और वैसे ही आप अगर अपना करंट अफेयर्स अच्छा करना चाहते हो तो इन लेक्चर्स को देख सकते हो। इस पूरी लेक्चर सीरीज में आपको जब आप प्लेलिस्ट देखोगे तो ऊपर पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सबके लेक्चर्स कवर्ड है, फिर स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज कवर्ड है। और अभी स्टैटिक जीके का ये ताबड़तोड़ रिवीजन चल रहा है जिसमें अब ये करंट अफेयर्स भी आपको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए। और टारगेट ये है कि 14 जुलाई से पहले पहले मैं आपको जितने करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसके पूछे जाने के चांसेस 100% है, आप एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रोज आपने क्या करना है, बस मेरा एक ये लेक्चर देखना है, आधे से पौना घंटे का टाइम लगेगा और आपका ये काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बस ये छोटी सी मैंने आपको बात बतानी थी। नोट्स बनाओ अपने। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आई विल प्रोवाइड यू विद द PDF टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है जी। और लेक्चर अच्छा लगता है तो भाई से शेयर किया कीजिए। चलिए, इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। प्रेसिडेंट आपको पता लग गए, आइजैक हेरज़ोग। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी लेनी है। इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है, जेरूशलम। जेरूशलम। ठीक है। और इजराइल में भाषा कौन सी बोली जाती है, हिब्रू। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपका कहीं आया हुआ था, मेरे को एकदम दिमाग में क्लिक किया, हिब्रू। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप्ड द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन है। तो ये हर साल अपनी एक लिस्ट निकालता है फोर्ब्स। तो ये है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की ये लिस्ट निकाली गई है। ठीक है जी। तो इसके अंदर अभी हम समझते हैं, इसके अंदर इंडिया से भी 6 लेडीज का नाम है। तो ये आपसे नंबर पूछ सकता है, इंडिया से कितनी वुमेन है इसके अंदर। तो 6 वुमेन जो है वो इंडिया से हैं। नंबर 1 पर कौन आई है, नंबर 1 लिस्ट में है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये नाम थोड़ा सा
अटपटा सा लगेगा आपको, क्योंकि ये जर्मन की नागरिक है, जर्मनी की नागरिक है। वहां पे ये मतलब इनका जो पिछला रिकॉर्ड है, ये एक फिजिशियन थी, फिर ये पॉलिटिक्स में आई, बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिशियन रही, वहां के कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी इनको जगह मिली, और अभी ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। यूरोपियन, ये याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है अभी ये क्या कर रही है। तो ये यूरोपियन कमीशन, इनकी पिक मैंने आपके सामने रखाई हुई है। यूरोपियन कमीशन एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यूरोपियन यूनियन की, तो ये इसकी 13th प्रेसिडेंट है। और इन्होंने क्या करा है, जो यूक्रेनियन वॉर में इनका स्टांस रहा, यूक्रेन वॉर जो हुआ है रशिया के साथ, तो उसके अंदर काफी सॉलिड स्टांस इनका था, और कोविड-19 की पेंडेमिक जो सिचुएशन आई थी उसको भी अच्छे से इन्होंने हैंडल किया। तो ये यूरोपियन कमीशन की 13th प्रेसिडेंट है। इनको मोस्ट पावरफुल वुमेन का फोर्ब्स ने टाइटल दिया है, उर्सुला वॉन डेर लेन, ये नाम जरूर याद रखना। तो ये तो हो गई नंबर 1, ठीक है जी। नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे है आपकी क्रिस्टीन लगार्डे, क्रिस्टीन या लगार्डे, ठीक है, सेकंड नंबर पे है। और ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है। किसकी है, यहां मैं लिख देता हूं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है, डायरेक्ट पेपर में बन सकता है, पार्ट ऑफ करंट अफेयर है। और थर्ड नंबर पे आई है कमला हैरिस, इनको तो सब जानते हैं, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, तो ये थर्ड नंबर पे है। और इस बार क्या हुआ है कि जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने चौथी बार लगातार इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, और इस बार उनकी रैंक भी ऊपर आई है। तो यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, निर्मला, ये नाम पूछा जा सकता है, बहुत जरूरी है, निर्मला सीतारमण, इनकी 36th रैंक आई है, 36th रैंक। और इसके अंदर इस लिस्ट में आपको फाल्गुनी नायर जी का भी नाम मिल जाएगा, जो नायका आपने ब्रांड सुना ना, नायका की फाउंडर है फाल्गुनी नायर, तो वो भी इस लिस्ट का पार्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और निर्मला सीतारमण जी का नाम आपको बाय हार्ट याद रखना है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट आता है समझने में तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन चलता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होता। Which footballer won the Golden Boot Award in the FIFA World Cup 2022? किस फुटबॉलर ने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम तो आप सब जानते हैं। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट। तो एक एक चीज इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप से क्या क्या जानकारी आपको याद रखनी है, पहले तो आप देख लीजिए, यहां लिखा है फीफा, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया था फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है, फेडरेशन इंटरनेशनले दे फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है जी। फीफा के बारे में ये पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक के अंदर है। ज्यूरिक कहां पे है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है आपका ज्यूरिक। और इसके अभी जो करंट प्रेसिडेंट है फीफा के, उनका नाम है गियानी इन्फैंटिनो। ये मैंने आपको प्रॉपर लेक्चर्स ले रखे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, जितने आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स आते हैं सारे डेज मैंने आपको करा दिए हैं, उसका एक एक लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट जाके जरूर देखना। तो गियानी इन्फैंटिनो अभी फीफा के जो हैं हेड है। अब फीफा का जो ये वर्ल्ड कप रहा 2022 वाला, इससे रिलेटेड क्या बात याद रखनी है कि 2022 के आप एंड में देखो लिखा है ना 22, तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये इसका 22वां एडिशन था, 22nd एडिशन था, 22nd बार हुआ था। और ये कहां पे हुआ, कौन सी कंट्री ने होस्ट करा, तो कतर में इस बार का फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, कतर में 2022 का। 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर जीता कौन, तो 2022 में जीता कौन, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में फाइनल मैच हुआ, और फाइनल मैच इतना रोमांचक था, आई होप आप सबने, कई बच्चों ने देखा होगा। तो ये आपको याद रखना है फाइनल किस किस के बीच में हुआ, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो ये आपको याद रखना है, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, और ये फ्रांस के प्लेयर हैं आपके सामने, अभी इनके बारे में बताऊंगा मैं। तो अर्जेंटीना ने इस बार वर्ल्ड कप को जीता, और कुल मिला के आपसे पूछ सकता है कितनी बार अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता है, तो 3 टाइम विनर रह चुकी है, 3 बार
अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना के बड़े ही फेमस खिलाड़ी हैं, पूरी दुनिया के सबसे फेमस खिलाड़ी हैं आपके लियोनेल मेसी, ठीक है जी। तो अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, और ये फ्रांस के एक बेहतरीन प्लेयर आए सामने, सबकी नजर इन पे गई। इनका नाम था किलियन मबापे। क्या नाम था? किलियन मबापे। तो इनको मिला है गोल्डन बूट। अब ये गोल्डन बूट क्या होता है? फीफा वर्ल्ड कप में इस पूरे टूर्नामेंट में जिसने सबसे ज्यादा गोल किए होंगे उसको ये प्राइज मिलता है, और इन्होंने कुल मिला के 8 गोल किए। और ये रेयर ऑफ रेयर केसेस में होता है कि भैया फाइनल मैच के अंदर इन्होंने हैट्रिक गोल किए। बहुत ही रोमांचक मैच था। पहले तो टाई हुआ, फिर पेनल्टी शूटआउट से इसका फैसला हुआ इस मैच का, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। और अगर मैं बात करूं 2018 वाले वर्ल्ड कप की, तो 2018 का जो वर्ल्ड कप था फीफा का, वो हुआ था रशिया में, और उसके अंदर फ्रांस जीती थी। और उस वक्त फ्रांस का मैच किसके साथ हुआ था? वो भी मैच बड़ा गजब था, 4-2 से जीती फ्रांस क्रोएशिया के साथ, ठीक है ना। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। 2018 रशिया, 2022 का 22वां एडिशन कतर के अंदर, इसमें कौन जीता? अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस में अर्जेंटीना जीती। गोल्डन बूट मिला मबापे को। अब आप कहेंगे कि गोल्डन बूट के अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है? इसके अंदर होता है गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल उसको मिलती है, गोल्डन बूट सबसे प्रेस्टिजियस होता है, सबसे ज्यादा गोल इनके। गोल्डन बॉल मिलती है उसको जिसका परफॉर्मेंस ओवर द टूर्नामेंट सबसे बेहतरीन रहा। तो ये है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को क्या मिला? इनको मिली गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल, अर्जेंटीना के ये प्लेयर हैं, गोल्डन बॉल इनको मिली। और अगर मैं बात करूं गोल्डन ग्लव की, तो इमिलियानो मार्टिनेज, इनको मिली गोल्डन ग्लव। गोल्डन ग्लव किसको मिलता है? जो सबसे बेहतरीन गोलकीपिंग करता है, और ये भी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, इमिलियानो मार्टिनेज, गोल्डन ग्लव। तो ये तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। अब आपसे ये पूछ सकता है 2018 का वेन्यू पता है, 2022 का पता है, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होने वाला है? तो 2026 के लिए जगह मेरे को यहां पे दिख रही है भाई, तो मैं यहां लिख देता हूं। 2026 का जो आपका होगा वो 3 कंट्रीज मिलकर करेंगी, यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा, ठीक है। यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा। ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इसे एक एक करके आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन बिल्कुल कर लीजिएगा। आई होप इतना इनफ रहेगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा तो 100% लगा दोगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रकाश सिंह बादल, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? काफी फेमस पॉलिटिशियन थे ये। प्रकाश सिंह बादल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो कौन सी पार्टी से रिलेशन था? किस पार्टी के लीडर थे ये? अकाली दल के। अकाली दल, पंजाब के थे ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और 5 बार इन्होंने इलेक्शन को जीता, 5 टर्म इन्होंने पूरे सर्व करे, 2 ही बार ही अपने टेन्योर में हारे, और 95 ईयर्स की इनकी उम्र थी। 95 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। 2022 में जो इलेक्शन हुआ उसमें कौन जीता पंजाब से? तो पंजाब के जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है भगवंत मान। भगवंत मान। और ये कौन सी पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से। तो सबको पता है आम आदमी पार्टी से है भगवंत मान। अगर गवर्नर पूछ ले आपसे पंजाब के, तो वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, बनवारी लाल पुरोहित। आई होप इतना क्लियर होगा। प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल। चलिए, इनका देहांत हुआ है, पंजाब के सीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री? आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है? ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, सैम करन, ठीक है। अभी आईपीएल जो हुआ है 2023 में, उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो आईपीएल 2023 जो हुआ है, ये इसका 16th एडिशन था। फुटबॉल का कौन सा बताया था मैंने? 2022 से याद कर लेना, 22वां एडिशन था, 16th एडिशन हुआ था, ठीक है। और इस आईपीएल की जो ऑक्शन हुई थी वो दिसंबर के टाइम पे हुई थी, और दिसंबर 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी ये बिके। पंजाब ने इन्हें खरीदा था, पंजाब ने इनकी बिड करी थी, और पंजाब के तरफ से खेले। इनकी जो बिड लगी वो लगी 18.5 करोड़,
तो आप इमेजिन करके देखो, सबसे महंगे खिलाड़ी अब ये हो गए हैं सैम करन। इनसे पहले कौन थे? 2022 में जो हुआ है आपका आईपीएल, तो उसके अंदर ईशान किशन बिके थे सबसे महंगे, 15 पॉइंट कुछ करोड़ में उनकी वैल्यू लगी थी। अब मैं बात करूं आईपीएल 2023 की, तो आईपीएल 2023 किसने जीता? तो फाइनल मैच था सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, है ना, सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस, और सीएसके इसको जीत गया। और सीएसके अब सेम नंबर ऑफ ट्रॉफीज होल्ड कर रहा है जितनी मुंबई इंडियंस। तो पहले मुंबई इंडियन आगे चल रहा था, अब सीएसके और मुंबई इंडियंस दोनों इक्वल हो गए हैं और दोनों के पास है 5 ट्रॉफीज। कितनी है? 5 ट्रॉफीज। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल याद रखना। आईपीएल करवाता कौन है? कौन है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिंग जो एजेंसी है? तो बीसीसीआई करवाती है। बीसीसीआई एक आपका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बीसीसीआई की बात करें तो क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है, तो वो है मुंबई में। आपसे पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई की फाउंडेशन कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है रॉजर बिन्नी। रॉजर बिन्नी। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनती चलेगी वो मैं आपको बताऊंगा, स्टैटिक हो या करंट, दोनों को साथ साथ हमने लेके चलना है। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने फीफा में बताया था बेस्ट प्लेयर, तो उसमें मिलता है गोल्डन बूट, इधर मिलती है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के बारे में। तो ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जिसके सबसे ज्यादा रन होते हैं पूरे टूर्नामेंट में। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे जगह ही नहीं बच रही है, तो इसको हम लिख देते हैं यहां पे ऑरेंज कैप। ये क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में। 890 रन बनाकर इस कैप को जीता किसने? शुभमन गिल। और शुभमन गिल से अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक करंट अफेयर बनाया था, सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने अपनी यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने 200 रन बनाए थे, है ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे। इससे पहले ईशान किशन थे, शुभमन गिल ने बनाए। मेरी लास्ट क्लास देखो जाके, उसमें मैंने अच्छे से बताया। शुभमन गिल कौन सी टीम से खेल रहे थे? गुजरात टाइटंस से। ठीक है, तो इनको मिली ऑरेंज कैप। और जहां तक बात है पर्पल कैप की, तो यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, पर्पल कैप किसको मिली? मोहम्मद शामी को। मोहम्मद शामी, इन्होंने कुल मिला के 28 विकेट्स ली थी इस बार आईपीएल में, और ये भी गुजरात टाइटन से ही खेल रहे थे। आई होप इतनी इंफॉर्मेशन वुड बी मोर देन इनफ। आईपीएल से अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत हाई चांसेस हैं इसके इर्द गिर्द ही पूछेगा। हालांकि आगे और रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स में, तो हम उसको करते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी मैं इसके बारे में बताता हूं। अगर ये इमेज आपको क्लियर दिख रही है तो, नहीं तो मैं आपको भी समझा देता हूं उसके बारे में। Which country's company ALE has planned to create an artificial meteor shower? एक सेकेंड, क्या बताया मैंने? मीटियोर शावर। ठीक है, किस देश की कंपनी ALE ने कृत्रिम उल्का बौछार बनाने की योजना बनाई है? तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको टूटते हुए तारे दिख रहे हैं ना। कभी आपने देखे हैं टूटते हुए तारे? आप कभी इमेजिन करो कितना सुंदर नजारा होता है वो टूटते हुए तारे देखना, है ना। किसी किसी को नहीं दिखते हैं, कभी कभी ही ये दृश्य देखने को मिलता है, और ये नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन है। कई लोग कहते हैं कि विश मांगो तो पूरी हो जाती है, दिखे तो मांग लेना, और उम्मीद करो एग्जाम से पहले दिख जाए। ठीक है, तो ये आपको दिख रहे हैं, ये तारे गिरते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में तारे नहीं होते, मीटियोर्स होते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान ने भी इस चीज को पॉसिबल बना देना आने वाले टाइम पे कि वो अपनी तरफ से ही मीटियोर शावर करवाएगा, तो हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये प्रोजेक्ट लिया है ALE कंपनी ने। अब ये जो ALE कंपनी है, ये पूछ रहा है कौन सी कंट्री की है, तो ये है जापान की। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत कि जापान ने क्या प्लान किया है कि 2025 के अंदर इस प्रोजेक्ट को वो लॉन्च करेगा। क्या करेगा? ये अपनी सैटेलाइट भेजेगा इनर स्पेस के अंदर, ठीक है, अर्थ के आसपास। ठीक है, अब जैसे ही ये सैटेलाइट भेजेगा ऊपर, वहां से ये मेटल कंपोनेंट्स को लॉन्च करेगा। अब ये जो मेटल कंपोनेंट्स हैं, इसकी एग्जैक्ट स्पीड होनी चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। अगर ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन एलिमेंट्स को उन कंपोनेंट्स को अगर ये फेंकते हैं, मेटल्स के जो बनाई गई है उसको फेंकते हैं, तो फिर ये इनर स्पेस में एंटर करेंगे, आपके
ग्लोब के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, अर्थ के अंदर ही एंटर कर जाएंगे और फिर वहां से आपको दिखेंगे आर्टिफिशियल मीटियोर शावर होते हुए। ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो बड़ा ही टेक्निकल प्रोजेक्ट है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना पैसा लगा के सिर्फ ये मीटियोर शावर दिखाने के लिए हमें क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में प्रोग्राम इनका ये है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू इनको मीजोस्फीयर के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। किसके बारे में? मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की जो लेयर होती है 50 से 80 किलोमीटर होती है अर्थ के दायरे से। ठीक है। अब यहां पे कोई सैटेलाइट एग्जैक्टली स्टेबल नहीं रहती, इसके ऊपर ही रहती, तो इतना डाटा नहीं कलेक्ट हो पाता। तो जब ये मीटियोर शावर करेंगे तो वहां से ये एटमॉस्फेरिक डाटा कलेक्ट करेंगे और वो डाटा काम आएगा आने वाले क्लाइमेट चेंजेस को समझने में। और जब ये ऐसा नजारा दिखेगा तो इतना खूबसूरत होगा तो कि बच्चे भी आगे जाके प्रेरित होंगे कि इस सेक्शन में हमें कुछ ना कुछ काम करना है ना। तो बड़ा ही खूबसूरत सा ये प्रोजेक्ट है। जापान की कंपनी है ALE और इस तरीके से इसको ये लॉन्च करेंगे। मीजोस्फीयर को इन्होंने स्टडी करना है, तो ये सारी चीजें थी रिलेटेड इससे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जापान के बारे में मैं आपको बता दूं, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, उनका नाम है फूमियो किशिदा। ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर याद रखने हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। वाइकोम सत्याग्रह वॉज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट इन 1924? वाइकोम सत्याग्रह 1924 में भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? हाल ही में केरला और तमिलनाडु की सरकारों ने अनाउंस किया था कि इसका हम सेलिब्रेशन करेंगे और अभी 30 मार्च को एक्चुअल में ये जो सत्याग्रह है ये शुरू हुआ था, 30 मार्च 1924 में। अब ये वाइकोम सत्याग्रह था क्या? वाइकोम सत्याग्रह जो आपका ट्रावनकोर एरिया है केरला का, तो आंसर हो गया आपका केरला। तो केरला में ये लॉन्च किया गया था। वहां पे वाइकोम महादेव टेम्पल है और वहां पे ना बहुत ज्यादा कास्टिज्म होता था। ठीक है। अनटचेबिलिटी को बहुत ज्यादा देखा जाता था कि जो इस मंदिर के इर्द गिर्द की सड़कें थी उनको भी सिर्फ अपर कास्ट हिंदू यूज कर सकते थे, जो लोअर कास्ट थे उनकी एंट्री ही यहां पे बैन थी। तो उसके लिए प्रॉपर सत्याग्रह चलाया गया और इस सत्याग्रह के लीडर्स आपसे पूछ सकता है। तो क्या क्या थे उन लीडर्स के नाम? एक आप याद रखेंगे, टी के महादेवन। ठीक है। एक बड़े फेमस लीडर हैं साउथ इंडिया के, ईवी पेरियार रामास्वामी। ठीक है। साथ ही महात्मा गांधी जी ने भी इसमें काफी बड़ा रोल प्ले किया था। तो बड़ा आइकॉनिक सा ये सत्याग्रह रहा, तो उसी के लिए, उसी की याद में इस बार इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। केरला के अंदर हुआ था वाइकोम सत्याग्रह 1924 में। केरला के अंदर किसकी सरकार है? तो केरला में पिनराई विजयन की सरकार। पिनराई विजयन कौन सी पार्टी से हैं ये? यहीं पे एक लेफ्ट की पार्टी अभी जिंदा है, CPIM। और यहां के जो गवर्नर हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वाइकोम सत्याग्रह से याद रखनी है। बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, फिर ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चन लेके मैं कल फिर से आऊंगा आपके लिए। और आपने रेगुलर अब ये क्लासेस, अगर आपको मजा आया है, इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आने वाली 10 से 12 क्लासेस में कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके। ठीक है ना। स्टैटिक जीके के काफी लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जो रह गया है पार्ट उसमें मर्ज करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मजा आ जाएगा। पेपर में 10 से 14 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहीं से मिलेंगे, जो अभी आप ये 20-25 दिन में पढ़ लोगे। और अगर मेरी पूरी सीरीज देख लेते हो तो दबादब क्वेश्चन आएंगे पेपर में। Who was the 9th गुरु ऑफ द सिख रिलीजन? ठीक है। ये थोड़ा टेक्स्ट ऊपर नीचे हो गया। कौन है ये जिनकी फोटो लगाई है मैंने? तो ये है गुरु तेग बहादुर जी। इनका अभी जयंती बनाई गई थी, गुरु तेग बहादुर जी। अभी मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट सिख गुरुज के बारे में, क्योंकि यहां से सवाल बन जाता है स्टैटिक का। तो कुल मिला के कितने सिख गुरुज रहे? 10 गुरु थे। ठीक है। 10 गुरु। नंबर 1 पे कौन थे? फर्स्ट सिख गुरु जो थे उनका नाम था गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव। ठीक है जी। गुरु नानक देव जी, इन्होंने लंगर सिस्टम शुरू किया, फिर हर गुरु ने उसे आगे इतना प्रमोट किया। आज भी आप गुरुद्वारों में देखते हो कि कितनी सेवा करी जाती है। नंबर 2 पे, मतलब सेकंड जो सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु अंगद। गुरु अंगद देव जी।
ठीक है, गुरु अंगद देव ने क्या किया था, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाई थी, जो जैसे आप हिंदी में देवनागरी देखते हो वैसे ही पंजाबी में होती है गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, सिख गुरु से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाई और नानक जी की जो टीचिंग्स थी उसे गुरु ग्रंथ साहिब में कंपाइल किया था। तो एक आपको याद रखने हैं फोर्थ गुरु। फोर्थ गुरु कौन थे, तो उनका नाम था गुरु रामदास। जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मैं फटाफट से सिर्फ वही रिवाइज करवा रहा हूं। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास ने क्या किया था, अमृतसर की सिटी बनाई, अमृतसर शहर इन्होंने बनवाया था। इन्होंने गोल्डन टेम्पल की नींव डाली थी, गोल्डन टेम्पल। और गोल्डन टेम्पल की नींव इन्होंने किससे डलवाई थी, जो कॉर्नर स्टोन था वो एक मुस्लिम सूफी संत मियां मीर ने डाली थी, मियां मीर। तो ये भी आप याद रख सकते हो। और जो पांचवें सिख गुरु थे, यहां से आपका क्या क्वेश्चन बनता है, इनका नाम था गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव। ठीक है, इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया था, जो आदि, एक सेकेंड, आदि ग्रंथ आप गुरुद्वारों में देखते हो, वहां पे इसी की पूजा करी जाती है, 11वें गुरु इन्हें ही माना गया है। तो आदि ग्रंथ कंपाइल करने वाले थे गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना है, इन्होंने गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाया था और जहांगीर ने इनका ही एग्जीक्यूशन करवाया था। जो मुगल एम्परर था जहांगीर, इनका एग्जीक्यूशन इन्होंने ही ऑर्डर किया था, गुरु अर्जन देव जी का। ठीक है जी, आगे बढ़ाए कहानी को। गुरु अर्जन देव जी हो गए, गुरु रामदास हो गए। एक आप याद रख लेना, गुरु हर राय, गुरु हर राय, ये गुरु हर राय 7वें गुरु थे। गुरु हर राय से आपको याद रखना है कि औरंगजेब के टाइम पे भी इनकी काफी खींचातानी थी और उस वक्त औरंगजेब जो था बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन करवाता था। कश्मीरी पंडित का कैसे उन्होंने किया था, तो गुरु तेग बहादुर उसके लिए आगे खड़े हुए और दारा शिकोह जो इनका ब्रदर था उनको पनाह दी थी गुरु हर राय ने। ठीक है, तो वहां ये दुश्मनी हो गई थी। हालांकि इससे इतना इंपॉर्टेंट यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक आप याद रखेंगे 9th नंबर पे, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, आनंदपुर सिटी इन्होंने बनाई थी पंजाब में, आनंदपुर सिटी। और जो कश्मीरी पंडित का फोर्स कन्वर्शन करवा रहा था औरंगजेब, तो उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और फिर औरंगजेब ने इनको डेथ सेंटेंस दिया था, बहुत ब्रूटली इनकी डेथ हुई थी। तो गुरु तेग बहादुर जी, ये लोग वैसे ही अमर थे। तो गुरु तेग बहादुर जो थे, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1621 में हुआ था। कब हुआ था, 1621 में, और डेट थी 18 अप्रैल की। तो अभी हाल ही में जयंती बनाई गई थी, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है और इसके थ्रू बाकी भी आपके क्वेश्चन शुरू हो गए। आखिरी गुरु कौन थे, तो आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, 10th सिख गुरु थे। 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है जी, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। स्टैटिक की भी चीजें साथ साथ हमने पढ़नी और करंट अफेयर्स तो हम रिवाइज कर ही रहे हैं। आई होप आपने इन सबके नोट्स बनाए होंगे। अब 1 मिनट के लिए रुक जाओ, आपके लिए एक अनाउंसमेंट मैं बता रहा हूं, बस 1 सेकेंड और। ये हमारा अभिनंदन बैच है, टारगेट है 79 दिनों में आपका पूरा कोर्स करवाना। ये सारी क्लासेस ऑलमोस्ट होने वाली हैं, 60 के करीब क्लासेस आ चुकी होंगे। अभी आने वाले टाइम में जितनी क्लासेस आएंगी तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के चलेगा। ये सारी क्लासेस कहाँ से एक्सेस करोगे, हर टीचर की प्लेलिस्ट आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ये है आपकी सारी फैकल्टी। मैंने अपने बारे में आपको बता दिया, मैं जनरल अवेयरनेस आपको कराता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स मेरे हैं। जिनको साइंस पढ़नी है, जिनका साइंस में हाथ थोड़ा सा तंग है और एंड टाइम पे आप रिवाइज करना चाहते हो, तो साइंस की वीडियोस आप देखोगे, अभिषेक सर कराते हैं, उनकी प्लेलिस्ट अलग से है। इंग्लिश के लिए है कपिल सर, ठीक है, और रोहित सर जो हैं आपके रीजनिंग के एजुकेटर हैं, इनकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिलेगी। इस कोर्स को आप सिर्फ एसएससी के लिए ही नहीं, जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं सब में बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है ना। कल मैं आपसे फिर मिलूंगा और बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। करंट अफेयर, स्टैटिक जी के ऐसे ही हम डिस्कस करते चलेंगे। लेक्चर को आपने शेयर जरूर करना है, बस इतनी सी आपसे गुजारिश है, ठीक है। चलिए मिलता हूं मैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।